अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। यार ज़रा उनसे कहेंगे आवाज़ थोड़ी कम कर दें, तो यहाँ तक आवाज़ें आ रही हैं। कैश अकाउंट बताइएगा। BD 3 लाख इधर ही। थ्री 7 8 5। अच्छा, ठीक। पॉइंट नंबर 2 हो गया था ना। पॉइंट नंबर 3, पेटी कैश कैश ही है। पेटी कैश कैश है। कैश में से कुछ एक्सपेंसेस बताए मैं, सैलरीज हैं, सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं, कोई पेबल प्रीपेड नहीं है, तो कैश क्रेडिट और वो एक्सपेंसेस डेबिट कर लें। नहीं, वो कैश पेटी कैश एक ही बात है। वो बहुत ज़्यादा ही डिटेल हो, पेटी कैश का इम्प्रेस्ड रखा हो, वो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री की हद तक ही है। कैश पेटी कैश एक ही बात है। सैलरीज 20 और सन्ड्री एक्सपेंसेस 640,000। कैश क्रेडिट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंसेस में डेबिट रख लें। ट्रेडिंग अकाउंट मैंने क्या वर्किंग रखी थी? वर्किंग नंबर क्या किया हुआ था? सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स ओपनिंग स्टॉक 23 लाख। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 में एक तो ये टक शॉप की सेल्स के बारे में कहा है कि 20% मार्जिन कमाते हैं। ये किस लिए बताया? सेल्स निकालने के लिए। चलें देखते हैं, आगे चल के देखते हैं क्या काम आ रहा है। और ऑल सेल्स ऑफ टक शॉप आर मेड ऑन कैश, ये किस लिए? कि जो भी सेल्स हों उनमें कैश डेबिट होना है। आगे 5 लाख का स्टॉक है, जल गया, और इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या? स्टॉक क्रेडिट हो जाएगा, और स्टॉक तो तब क्रेडिट करते अगर परपेचुअल सिस्टम होता, तो परपेचुअल सिस्टम है इधर, अगलों से अकाउंटिंग नहीं हो रही तो परपेचुअल कहाँ से? पीरियोडिक। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, गुड्स लॉस्ट या P&L डेबिट। तो यहाँ पर P&L तो ऐसा है नहीं, तो फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस डेबिट। यहाँ से कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, क्रेडिट मतलब कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल से कम हो गया। मैंने आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में बताई थी ये बात।
तो गुड्स लॉस्ट P&L में लिखते हैं, तो यहाँ P&L तो नहीं है, यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, तो वहाँ पर एक्सपेंसेस में आ जाएगा गुड्स लॉस्ट बाय फायर, वो डेबिट, और ये कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। पॉइंट नंबर 5, ओपनिंग था लिख लिया, एक्सरसाइज इक्विपमेंट 1 अक्टूबर 2016 को खरीदा था, कितने का? ये कहाँ लिखा है? वो जो ऊपर बैंक अकाउंट में आ रहा है इसी की ही बात हो रही होगी, क्योंकि 2016 का आपको बैंक अकाउंट दिया हुआ है, वहाँ पर इक्विपमेंट की एक पेमेंट आ रही है, तो ये इसी की बात हो रही होगी, क्योंकि इसके अलावा तो और कहीं जिक्र ही नहीं है। तो ये क्यों बताई डेट? डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। और फिर कुछ एसेट्स बेचे भी हैं, कितने के बेचे? ये उधर हमने बैंक से डिस्पोजल अकाउंट में लिख लिया हुआ था। तो अब ये पॉइंट नंबर 5 से हमें इस पूरे PPE का I-16, देखो I-16 का नाम ही लिया है, और को आसेब है यार I-16 का। कुछ और होगा? उसमें से तो हरगिज़ नहीं हो सकता, क्योंकि जो डिस्पोज ऑफ हुआ है उसकी बुक वैल्यू बताई हुई है, वो भी ईयर्स के शुरू की, तो उस इक्विपमेंट में से थोड़ी बिका है, वो तो खरीदा अक्टूबर में। चलें, अब ये पूरी I-16 की अकाउंटिंग आ गई। PPE का अकाउंट बनाया हुआ था, वर्किंग पता नहीं कौन सी, 3 BD 28 मिलियन, इसमें हमने वो लैंड लिखी हुई थी, चलें जिसने अलग लिख ली अलग लिख ली। फिर यहाँ पर ये इक्विपमेंट ख़रीदा था 7350, इतना लिखा था इसमें। अब पॉइंट नंबर 5 से क्या क्या हो रहा है, क्या क्या पता चल रहा है? एक तो डिस्पोजल पता चल रहा है, डिस्पोजल का बनाया था वर्किंग 7, यहाँ पर लिख लिया हुआ था कि बेचा कितने का है, 750। और डेप्रिसिएशन की करता हूँ वर्किंग पता नहीं कौन सी, 8। डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे है, और एसेट खरीदने बेचने की डेट्स भी बताई हुई हैं। तो रिमेनिंग ओपनिंग पे पूरा साल क्या माइनस करूं 28 में से? रिमेनिंग ओपनिंग क्या माइनस करूं? जो बेचा उसके साल की शुरू की बुक वैल्यू, तो ये 8 लाख कब की है? ये साल के शुरू की ही है। फिक्स्ड एसेट्स हैविंग ओपनिंग WDV ऑफ 8 लाख, जो बेचे हैं ये उनकी बताई साल के शुरू ही की है, वर डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 31 मार्च 16, तो ये 8 लाख ईयर के शुरू की ही है। ना बताई होती तो हमें फिर पिछले सवाल की तरह कॉस्ट बता के फिर हम लोग ईयर स्टार्ट की वैल्यू तक पहुंचते, ये खुद ही बता दी कि साल के शुरू की है। इस पे पूरा साल 54400000। डिस्पोजल कितने महीने इस्तेमाल हुआ? 3 महीने, तो 8 लाख पे 20% 3 महीने। और एडिशन कब हुई? इक्विपमेंट ख़रीदा है 1 अक्टूबर, ये भी 3 महीने है। 7350 20% 3/12 3675, ये है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। नीचे होना
ठीक है, कितना 5847,500, ये हो गई डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और ये पीपीई क्रेडिट। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की है वही I-16 वाली। डेप्रिसिएशन डेबिट एक्सपेंसेस में लिख लें और पीपीई क्रेडिट। और 0.5 से क्या क्या मिल रहा है, डिस्पोजल। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ 8 लाख, नहीं 8 लाख में से 40 और डेप्रिशिएट हुआ है, 760 यहाँ और यहाँ, ये है 0.5। बस सवाल इख्तितामी मराहिल में ही है तकरीबन। पॉइंट 0.6 कैश का आ गया क्लोजिंग बैलेंस कितना 25, देखें 25,000 छोड़ के तो बाकी ले गया सब। पॉइंट नंबर 7 क्रेडिटर्स में लिख लें सीडी, क्रेडिटर में सीडी लिख लें, रेंट में सीडी लिख लें और स्टॉक यहां भी कितना है स्टॉक, यहां और बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में। पॉइंट नंबर 7 क्रेडिटर्स का सीडी लिख लें, रेंट सीडी लिख लें, दोनों वर्किंग्स बनाई हुई हैं, और क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल में लेस और बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में। हाँ जी सीडी लिख लिया। अच्छा वर्किंग 2 क्या बनाई थी, सब्सक्रिप्शन, उसको बंद करते हैं। नहीं बंद नहीं ना किया था, लिखी थी चीज़ें। सब्सक्रिप्शन में जो इनकम लिखी थी वो इनकम्स में लिख लें, और सीडी
करंट लायबिलिटीज में वर्किंग टू सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाया हुआ है, वहां से जो सब्सक्रिप्शन इनकम हमने निकाली थी वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख लें, और ट्रायल में क्या जाता, CD, वो करंट लायबिलिटीज में लिख लें, एडवांस सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाया हुआ है, उसमें सब्सक्रिप्शन इनकम लिखी हुई, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख ली। अब सब्सक्रिप्शन के अकाउंट का CD क्या बचा, कहाँ लिखें इसको, लिख लें। वर्किंग फॉर क्या बनाया था, रेंट। रेंट में ओपनिंग भी लिख लिया, क्लोजिंग भी लिख लिया, पेमेंट्स भी लिख ली। अब आ जाएगा एक्सपेंस, एक्सपेंस आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और क्लोजिंग प्रीपेड, प्रीपेड नहीं है तो करंट एसेट्स में लिख दें प्रीपेड रेंट। रेंट का अकाउंट था वर्किंग फॉर, ओपनिंग प्रीपेड लिखा हुआ है, क्लोजिंग प्रीपेड लिख लिया, पेमेंट लिखी हुई है, वहां से निकलेगा रेंट एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस निकल आएगा, वो लिखें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, कितना निकला है, रेंट अकाउंट में ओपनिंग क्लोजिंग पेमेंट लिखी हुई है, बैलेंस करेंगे तो रेंट एक्सपेंस आएगा, उसको एक्सपेंसेस में लिखें, और क्लोजिंग प्रीपेड करंट एसेट्स में। वर्किंग 5 क्या है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में BD लिखा हुआ है, CD लिखा हुआ है, पेमेंट्स लिखी हुई है, तो वो होंगी परचेजेस कितनी, 6950, परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट, और क्रेडिटर्स का ट्रायल में क्या जाएगा, क्रेडिटर्स का CD, वहां से आगे तो करंट लायबिलिटीज में लिख दें क्रेडिटर्स। मुझे नहीं पता, इतनी नहीं है, वन 8985000। क्रेडिटर्स का अकाउंट BD है, CD है, पेमेंट्स लिखी हुई हैं, तो क्या करें आगे, उसको बैलेंस करेंगे तो परचेजेस निकलेंगी, ये वो परचेजेस हैं, और क्रेडिटर्स का CD करंट लायबिलिटीज में।
क्रेडिटर के बाद पीपी का अकाउंट है, यहाँ से हमें मिलेगा बीडी है, एडिशन है, डेप्शन है, डिस्पोजल है, तो सीडी। जिन्होंने लैंड अलग से लिखा था बैलेंस शीट पे उनका कुछ और आएगा, मैंने यहाँ लिखा था उनका कुछ और आएगा। ये लैंड डाल की 45742500। जिन्होंने लैंड अलग से लिखा था तो वो ये ना लिखना पीपी में, 17 माइनस करके बाकी लिखना। और कौन सा अकाउंट था? डिस्पोजल। यहाँ से हमें क्या पता चलेगा? लॉस है 10,000 का, ये कहाँ लिखें? एक्सपेंसेस में लिख लें। हाँ जी, अकाउंट्स हो गए पूरे। ये रह गया, यहाँ से क्या पता चल रहा है? कॉस्ट ऑफ सेल पता चल रही है 1828500। कॉस्ट ऑफ सेल पता चल गई। अब आ रहा फ़ायदा, वो जो पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ था कि 20% मार्जिन पे चीज़ें बेचती है ये टक शॉप, तो कॉस्ट ऑफ सेल पता चल गई 20%, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स फिर सेल्स की 80% हुई। देखें जी, तो इसलिए तो निकाल दी, कॉस्ट ऑफ सेल्स से। जब कभी ख़रीदी थी तो उसमें थी, यहाँ से निकाल दी, इसलिए तो निकाली है कि वो तो सेल ही नहीं हुई। अगर ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑफ सेल्स है तो कॉस्ट ऑफ सेल कितनी हुई फिर? 80%। तो ये 80% है। अगर ये 80% है तो सेल कितनी होगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स 100/80 जी, 22856250। सेल्स क्रेडिट और कैश डेबिट, क्योंकि कहा था कि सारी कैश सेल होती हैं, तो कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। देखो ना, फिर इतना पैसा आ गया, पता नहीं। और ये जो ट्रेडिंग से प्रॉफिट आ गया, ये 4571250, इसका क्या करें? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम्स में लिख लें। ये प्रॉफिट ट्रेडिंग से जो आ रहा है, ये प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग इनकम्स में लिख लिया। अब ये रह गया इधर, चीज़ें हो गई पूरी। अगर अब भी ये टैली नहीं है तो फिर वो कैश चोरी है। कितना जी?
1,66,275। अरे बस 16 लाख रुपए लगे गया। कैश लॉस्ट एक्सपेंस डेबिट और ये कैश क्रेडिट। तो अब ये कैश लॉस्ट किधर लिखें? एक्सपेंसेस में लिख लें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंसेस में लिख लें। इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्लोज करें, सरप्लस डेफिसिट निकलेगा और फिर बैलेंस शीट क्लोज करें टैली करें, फिर आगे चलते हैं और सवाल करते हैं। कितना सरप्लस आ रहा है? हाँ सही है। हाँ हाँ, ये बैलेंस शीट में लिखना है ना। ये जो छोड़ गया वो तो हमारा ही है ना, ये करंट एसेट्स में आएगा। ये कैश का सीडी करंट एसेट्स में आएगा, बैंक का सीडी करंट एसेट्स में आएगा। कर लें सोल्यूशन, देखें टैली कर लें, टैली कर लें, सोल्यूशन देख लें। अभी जाग रहे हैं ना? एक सवाल और करते हैं। इस सवाल में बताएं कोई फिगर अगर इधर उधर हो गई है तो।
हाँ जी स्प्रिंग 17 पूछना है कुछ है? सारा कुछ स्किप हो गया। किसका ओपनिंग बैलेंस? हाँ क्या कहाँ नहीं लिखा? हाँ तो वो वर्किंग कौन से निकाला था ना हमने, और मैंने कहा था वहाँ लिख लें बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में। पूछें जो और कैलकुलेशन पूछनी है। ये जो अभी तक कैलकुलेशन चल रही हैं कहाँ फंसे हुए हैं? हैं? सॉल्यूशन से वैल्यूज टैली कर ले, नहीं हो रही तो क्वेश्चन 9 पढ़ ले, 9 करते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग कैलकुलेशंस। क्वेश्चन 9 स्प्रिंग 19 शायद, ऑटम 19 स्प्रिंग 19 पता नहीं, स्प्रिंग 19। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लें, करता हूँ। वॉयल एंड फैमिली क्लब।
हाँ जी, पढ़ लिया तो शुरू करें। – 2018 की इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनानी है, तो बना लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना दें, पेज छोड़ दें, बैलेंस शीट बनाएं, हेडिंग्स दें, जगह छोड़ दें। जल्दी जल्दी। ट्रेडिंग एक्टिविटी है? बिल्कुल है। पहले नॉन करंट एसेट्स लिखते हैं, ऊपर नॉन करंट एसेट्स आते हैं, फिर करंट एसेट्स आते हैं। अरे 2 पेज का फॉर्मेट बनाना है भाई। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पेज बनाएं और एसएफपी का पेज बनाएं। जागते रहना, बड़ी मजे की कैलकुलेशन है इसमें। क्या हुआ? को लोन नहीं देता इनको, इसलिए नॉन करंट में होगा ही कुछ नहीं। लोन वापस कहाँ से करेंगे ये? कितना अर्सा लगेगा? पिछले साल की बैलेंस शीट गिवन है, पिछले साल की बैलेंस शीट गिवन है, पिछले साल की बैलेंस शीट गिवन है? नहीं है गिवन। कहाँ है बैलेंस शीट? किधर है वो बैलेंस? किधर है? तो फिर हमें ओपनिंग बैलेंसेस ढूंढने पड़ेंगे। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि बस इनको बैलेंस करके डिफरेंस कैपिटल फंड ही तो लेना है, तो अगर इतना ही करना होता तो वो बैलेंस शीट बना देता। एक कैपिटल फंड लेने डिफरेंस में उसको क्या मसला था? तो ये बैलेंस शीट नहीं है, तो ओपनिंग बैलेंसेस ढूंढते हैं। जो हैं चलें वो तो लिखते हैं ना। क्या क्या है? सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल कितनी? मिलाई लें 105, और प्रीपेड रेंट आ गया 24, और कैंटीन का स्टॉक आ गया 215, और स्नूकर की टेबल्स आ गई 960, और फर्नीचर 720, और बैंक ओवरड्राफ्ट 181, और एडवांस सब्सक्रिप्शन
45, इलेक्ट्रिसिटी पेएबल 23 और वेजेस पेएबल 11 और कैंटीन के क्रेडिटर्स 118 और बस। लेकिन नीचे चल के इंग्लिश में भी ढूंढते हैं। पॉइंट नंबर 1 ये तो 31 दिसंबर 18 के हैं। अच्छा, ओपनिंग डेट क्या है? 31 दिसंबर 17 ओपनिंग है। हम 2018 कर रहे हैं इस वक्त, तो ये जो 31 दिसंबर 17 की लिस्ट है ये हैं ओपनिंग बैलेंसेस। पॉइंट नंबर 1 ये तो 31 दिसंबर 18 के हैं। पॉइंट नंबर 2 रिसीट्स हैं। पॉइंट नंबर 3 इसमें अंग्रेजी में से निकालना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस। अंग्रेजी समझाता हूँ। 2016 में एक स्कीम इंट्रोड्यूस कराई थी। कुछ मेंबर्स हर साल सब्सक्रिप्शन पे करते होंगे, तभी हमारा एडवांस और रिसीवेबल चल रहा है, और उस लिस्ट में 2016 की रिसीवेबल, 17 की रिसीवेबल अलग से आ रही है। इसी तरह पॉइंट नंबर 2 में जो रिसीट्स हैं उनका भी अलग से बताया। लेकिन कुछ स्कीम लॉन्च की थी कि अगर कोई मेंबर चाहे तो वो हर साल मेंबरशिप फ़ीस देने की बजाय लाइफ टाइम मेंबरशिप फ़ीस दे दे। ये पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है। स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2016, जिसमें एक इंडिविजुअल को ऑफ़र की गई थी कि वो 1,20,000 दे और बस फिर दोबारा मेंबरशिप फ़ीस ना दे। 2016, 17, 18 में 5, 8 और 6 लोगों ने ये स्कीम ऑप्ट की, और पैसे इन्होंने कितने कितने दिए होंगे? पूरा 1,20,000। लेकिन हमने इसको इनकम कब बनाना है? हमने इसको 10 साल पे फैलाना है। तो जो बाकी नहीं बना वो लाइफ मेंबरशिप फंड के नाम से वो कह रहा है जी एक फ़ंड रख लें, तो हमें एक लाइफ मेंबरशिप फंड भी यहाँ पर रखना पड़ेगा। और ये लाइफ मेंबरशिप फंड, इसकी भी कर लेते हैं कैलकुलेशन। पिछले सवाल में वो सब्सक्रिप्शन की जिस तरह कैलकुलेशन थी ना, तो इसमें भी हमें पूरी कैलकुलेशन ही करनी पड़नी है। इसमें भी नंबर ऑफ मेंबर्स, पैसे, तो फिर इसका पूरा अकाउंट अभी कर लेते हैं। अभी मेहनत हो जो रही है। – 2016 में कितने लोगों ने पैसे दिए थे? तो उन 5 लोगों के पैसे को इनकम बनाते आए होंगे। 16 में बना लिया होगा, 17 में भी बना लिया होगा। तो कितना एडवांस रहता था? 8 साल का। वो यहाँ बीडी आ जाएगा। कितने लोग हैं 16 वाले? इंटू 1,20 इंटू 8/10। देखिए दोबारा सुन लें। 2016 वाले जो लोग थे उन्होंने 2016 में 1,20 दे दिया होगा। इसमें से कितनी इनकम बना ली? हर साल हमने 10 साल पे फैलाना था, तो 10 में से कितने गुजर गए थे? इनकम कितनी बन गई थी? 16 और 17 गुजर गया ना, तो 17 के एंड तक कितनी अभी इनकम नहीं बनाई हुई थी? 8 साल। ये वो है जो 18 का बीडी होगा। इसी तरह जो 17 में लोग आए थे, कितने लोग थे? 8। उनके सिर्फ अभी 1 साल ही गुजरे थे, तो 9/10। और जो 18 में आए थे, तो वो तो 18 में आए, बीडी तो इनमें से ही है। ये सवाल थाउजेंड में चल रहा है कि मिलियन में? 1000 में। तो ये मैंने ऑलरेडी देखें 1000 कर लिया हुआ है। 1,20 मैंने ऑलरेडी 1000 ले लिया हुआ है। 1344। ये है ओपनिंग इधर लाइफ मेंबरशिप फंड। हाँ जी। और अभी इस पे मेहनत की ही हुई है तो फिर भूल जाएंगे, फिर दोबारा सोचना पड़ेगा।
तो मैं अभी ही इसको पूरा कर देता हूँ, जैसे पिछले सवाल में सब्सक्रिप्शन को पूरा किया था। अब क्लोजिंग निकालते हैं। 5 लोगों का क्या बना? साल और गुजर गया, 7 रह गया। 8 का क्या बना? 1 गुजर गया, 8 रह गए। और 2018 में कितने लोग आए? 6। इनका भी 1 गुजरा है, तो 9। कितना? हम्म? वन 1836। चलें, ये अभी कैलकुलेशन करने में आसानी थी, अभी कर ली, बाकी फिर सवाल के साथ चलते हैं। पॉइंट 4 में कोई ओपनिंग बैलेंस छुपा हो? 0.5, 6, 7, 8, 9, 10, बस। तो अब बैलेंस करेंगे तो बाकी होगा कैपिटल फंड। नहीं यार, 302। तीन सौ दो। हैं जी? तो मैंने क्या कहा है? नहीं करें आप। रिफंड किसको करेंगे? अच्छा चलें, मर जाए पहले, देखते हैं फिर क्या करना है। मतलब बदतमीजी है कि हम पहले करंट लिखे फिर नॉन करंट लिखे। मतलब छोटों को ही कहते हैं ना, पहले बड़ों को बैठने दो फिर छोटे बैठे। तो अदब ही है ना, नॉन करंट पहले लिखना है, करंट बाद में लिखना है। IS 12 FR 2 अकाउंटिंग टैक्स होता है। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। 2 चीज़ों से मिलके बनता है वो FR 2 में। ओपनिंग बैलेंसेस लिखने का इंतज़ार हो रहा है। चलें जी, ओपनिंग से आगे अगला काम टी अकाउंट बना लेते हैं। तो सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना लेते हैं।
वर्किंग 3 सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग रिसीवेबल और ओपनिंग एडवांस 45, ओपनिंग रिसीवेबल, ओपनिंग एडवांस, बल्कि ये इधर नीचे छुप जाना है, इधर बना देता हूँ, ओपनिंग रिसीवेबल और ओपनिंग एडवांस। और प्रीपेड रेंट ये बना लेता हूँ यहाँ, रेंट 24, रेंट वाला भी बड़ा अच्छा पॉइंट है इसमें, रेंट सब्सक्रिप्शन सभी बहुत ज़बरदस्त है। आगे स्टॉक, स्टॉक के लिए बना लेते हैं हम ट्रेडिंग, कैंटीन का ट्रेडिंग, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक लिख लिया इधर 215, आगे स्नूकर टेबल्स, फर्नीचर, स्नूकर टेबल्स, BD 960 और फर्नीचर 720 और बैंक ओवरड्राफ्ट है यहाँ इधर 181 और इलेक्ट्रिसिटी पेएबल 23, कैंटीन की वेजेस 11, क्रेडिटर्स 118, सब लाइफ मेंबरशिप यहाँ बना लिया और कैपिटल फंड बैलेंस शीट में लिख दें, कैपिटल फंड में ओपनिंग बैलेंस बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ओपनिंग बैलेंस के नाम से। चलें यहाँ तक पहुँचे, फिर ट्रांजैक्शंस करते हैं। हैं क्या 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 इसकी क्लास पूरी ली आपने, मिस की नहीं है कल परसों वाली। ये हम क्या कर रहे हैं, हम कौन से अकाउंट बना रहे हैं, क्या तरीका कर रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया, जगह छोड़ दी, हेडिंग दे दी, फिर
पिछले साल की बैलेंस शीट थी तो वही ओपनिंग बैलेंसेस हैं, नहीं थी तो फिर ओपनिंग बैलेंसेस खुद लिस्ट डाउन किए, टैली किया, दोनों में डिफरेंस था वो कैपिटल फंड था। फिर जितने ओपनिंग बैलेंसेस थे उन सब के टी अकाउंट्स बना दिए और बीडी वहाँ रख दिए। फिर सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते जाएं, डेबिट क्रेडिट पूरा सारा सवाल सॉल्व कर दिया। अगर उसमें कोई नए अकाउंट बनते थे नए अकाउंट आ जाएंगे। फिर सवाल के एंड पे सीडीज लिखे, फिर उन टी अकाउंट्स की वर्किंग्स को बैलेंस किया, कुछ ना कुछ बैलेंसिंग निकला और अब इससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट पूरी बनेगी। ये कर रहे हैं सवाल में हम। ओपनिंग बैलेंसेस लिख लिए, ट्रांजेक्शंस, ओपनिंग बैलेंसेस तक कुछ स्किप तो नहीं हुआ कुछ। ओपनिंग बैलेंसेस के बाद पॉइंट नंबर 1 ये क्या है जी? क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, चलो एंड पे देखते हैं उसको। पॉइंट नंबर 2 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। हाँ जी, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, बैंक डेबिट और सब्सक्रिप्शन में इधर रिसीट्स। अब ये आपको उन्होंने तोड़ के बताया हुआ है तो हैं तो टोटल रिसीट्स ही ना, तो 60, 920 और 75 मिला लें तीनों को, 1055 1055। और इस पॉइंट से क्या मिल रहा है? बल्कि मैं आपको पॉइंट 1 भी साथ ही मिला देता हूँ, वो मिस ना हो जाए। पॉइंट 2 पूरा करने लगा हूँ। हम सवाल तरीका दोबारा सुने। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया, जगह छोड़ दी हेडिंग्स देके, फिर ओपनिंग बैलेंसेस ढूंढे, वो लिस्ट डाउन किए, उनमें डिफरेंस कैपिटल फंड था। फिर अगला के जितने बीडी बैलेंसेस थे सबके टी अकाउंट बनाए और उनको बीडी लिखते गए। उसके बाद सवाल की तरतीब से चलते जाते हैं, स्किप करेंगे तो फिर चीज़ें रह जाएंगी। तरतीब से चलते जाएं और सारा पॉइंट डेबिट क्रेडिट पूरा करके आगे बढ़ना है। पॉइंट नंबर 2 में पूरा करने लगा हूँ। पॉइंट नंबर 2 में ये जो सब्सक्रिप्शन की डिटेल बताई हुई है ये अभी ही समझा देता हूँ, वरना फिर नीचे जब ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंसेस लिखने लगूंगा तो फिर ये सारा दोबारा समझाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं अभी ही पॉइंट 2 सारा डिस्कस कर लेता हूँ। रिसीट्स मिल गई और यहाँ से ये ईयर्स के नाम क्यों लिखे हुए हैं? अच्छा, हम इस वक्त 2018 पे हैं, ठीक है, 2018 में खड़े हैं और ये जो 19 के हवाले से रिसीव हो गया है ये क्लोजिंग एडवांस है। कितना? 75। क्योंकि हम 18 में खड़े हैं तो जो 19 के लिए मिल गया हुआ है वो क्लोजिंग एडवांस है। और बाकी साल क्यों लिखे? क्लोजिंग रिसीवेबल कुछ भी नहीं है, क्लोजिंग रिसीवेबल कुछ भी नहीं है। अब इसकी कहानी समझें। नहीं सॉरी, वो 17 वाला कुछ भी नहीं है, पहले 18 वाला। पॉइंट नंबर 1 देखें। पॉइंट नंबर 1 क्या है? 18 का रिसीवेबल कितना? 30। 16 और 17 के हवाले से मैं आपको कह रहा हूँ रिसीवेबल कुछ नहीं है, उसकी कहानी समझें। जब 18 शुरू हुआ था, 18 जब शुरू हुआ था तो हमने 2016 वालों से भी कुछ पैसे लेने थे। कितने लेने थे? 15। और 17 वालों से भी कुछ पैसे लेने थे, 90। 2018 जब शुरू हुआ था तो 16 के इतने पुराने चले आ रहे थे और 17 वाले भी इतने पुराने चले आ रहे थे। ड्यूरिंग द ईयर इनसे पैसे मिले हमें 17 वालों से 60। अच्छा देखें, हम ना इस वक्त 2018 में, जरा थोड़ी होश के साथ सुनिएगा, 2018 में हम इस वक्त 2018 में 2016 और 17 की मजीद कोई इनकम अराइज हुई होगी? नहीं, ये तो पुराने ही चले आ रहे हैं। तो जो 2018 के शुरू में खड़े होके 16-17 से रिसीवेबल आ रहा था, इस साल
इनके अगेंस्ट कुछ ना कुछ शायद रिसीव हुआ हो, वो पॉइंट 2 में नज़र आ रहा है। 17 वाले के अगेंस्ट 60 रिसीव हुआ, इसमें से 60 रिसीव हुआ, वो हमने लिख लिया यहाँ रिसीट्स के अंदर, इनमें है, लेकिन बस इतना ही रिसीव हुआ। और पॉइंट नंबर 2 में मैनेजमेंट का ख्याल है कि बाकी जो रिसीव नहीं हुआ, यानी ये पूरा और 30 इसमें से, बस ये राइट ऑफ है। 16 का देखिए कुछ भी नहीं मिला, रिसीट्स में 16 का नहीं लिखा हुआ, तो वो पूरा ही राइट ऑफ करना पड़ेगा। और जो 17 वाला था 90 में से 60 मिल गया है, तो 30 है जो राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो ये हमने करना है राइट ऑफ, और राइट ऑफ को हम यहां पर लिखा करते हैं क्रेडिट साइड पे, और इसको बना लेते हैं एक्सपेंस, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस के तौर पे लिखा है। पॉइंट नंबर 1 और 2 मैंने समझाए सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, इनकी अंग्रेजी पढ़ लें, और वैल्यूज पे कोई इख्तलाफ परेशानी है तो बताइए। हाँ भाई कायम है, सब्सक्रिप्शन डन। पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 से सब्सक्रिप्शन कर ली पूरी। पॉइंट नंबर 3 भी इनफैक्ट हम पूरा कर ही चुके, लेकिन दोबारा बताता हूँ, हमें कहीं सवाल में बैंक अकाउंट बना के या रिसीट्स एंड पेमेंट्स लिख के बताई नहीं है, तो हमें फिर ना हर पॉइंट में से ही ढूंढना है कि क्या रिसीट पेमेंट है। पॉइंट नंबर 3 को हम ओपनिंग क्लोजिंग के तौर पे सॉल्व कर चुके। लाइफ मेंबरशिप्स रिसीव्ड, तो यहां से रिसीट्स मिलेंगी कितनी, जो 2018 में हुई हैं। 2018 में कितने लोगों ने पैसे दिए हैं, उन 6 लोगों ने जो 2018 में आए थे, पुराने लोगों ने पैसे थोड़ी दोबारा दिए हैं। तो रिसीट्स में बस सिर्फ इन 6 लोगों के पैसे आए हैं, 6 इंटू 20। देखें बाकी लोगों ने पैसे पहले दिए हुए थे, पैसे तो इन 6 लोगों ने दिए हैं, तो बैंक डेबिट और वो मेंबरशिप, लाइफ मेंबरशिप 720, बैंक डेबिट और ये क्रेडिट। जितने पैसे इस साल मिले वो हैं जिन लोगों ने इस साल ज्वाइन करके 120 दिया है, या पुराने वालों ने भी इस साल आके पैसे दिए हैं। तो इस साल कितने लोग आए हैं, 6, तो उनमें से हर एक ने 1,20,000 दिया होगा, तो इतना पैसा मिला है हमें इस साल। कैश डेबिट और रिसीट्स ही हैं। पॉइंट नंबर 3 हो गया। पॉइंट नंबर 4, ये वही जीपी परसेंटेज जैसे भी पिछले सवाल में किया था, तो ये शायद इसलिए दिया होगा कि हम इसको पूरा कर लें, तो जब इसको पूरा करेंगे तो देख लेंगे। पॉइंट नंबर 5, कुछ पेमेंट्स हैं, तो बैंक क्रेडिट और क्रेडिटर डेबिट, कितना 512, क्रेडिटर डेबिट। सैलरीज, सैलरीज का कहीं सवाल में कहीं जिक्र, तो फिर एक्सपेंसेस में लिख लें, है जी। कैश बैंक एक ही है ना, इस पे कैश बैंक कहीं अलग अलग तो है नहीं। सैलरीज एक्सपेंसेस में लिख लें डेबिट, और ये बैंक हो गया क्रेडिट।
कितना 285। अच्छा, सवाल में कैश और बैंक अलग अलग हैं कहीं? तो बस फिर एक ही है बैंक। उसमें तो कैश लेके उसने भागना था ना, उसमें आपको इसी वजह से बैंक की पेमेंट रिसीट्स अलग नजर आ रही थी और कैश का वर्ड इस्तेमाल अलग हुआ था। यहां पर इसलिए उसने बस कहा है रिसीट्स पेमेंट्स, तो बस मिक्स ही है। इक्विपमेंट को अलग चीज है, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट था, तो ये हो जाएगा डेबिट कितना 66 और बैंक हो जाएगा क्रेडिट। और इलेक्ट्रिसिटी ये कितनी 263 और यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 है। पेपर में ये सवाल एंड पे करना चाहिए, नहीं दूसरे घंटे में कहीं, क्योंकि अगर आपने सवाल को पहले से स्टार्ट किया तो ये आपका आखिरी भी हो सकता है। तो इसमें आपने दूसरे घंटे में कहीं इसके लिए टाइम निकालना है, आखिर में नहीं, क्योंकि आखिर में ना वो ऐसे ऐसे हाथ कांप रहे होते हैं, तो उसमें इस तरह के सवाल में तो होश ही नहीं रहती है। वो मैं भी एंड पे करूँगा गाइड के, तो इसको दूसरे घंटे में कहीं रखना है। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि पेपर में जब पेपर करें तो जो दूसरा कहीं और होगा उसमें इस सवाल को ट्राई करें। आखिरी 15-20 मिनट में करेंगे तो समझ कुछ नहीं आएगी, होश नहीं होती, और अगर शुरू में कर रहेंगे तो फिर भी बहुत टाइम लग जाएगा। पॉइंट नंबर 6 ये कह रहा है कि ये जो आपको इधर 66 लिखा नज़र आ रहा है वो असल में 66 इक्विपमेंट नहीं है, ये तो बस पैसे हैं जो दिए थे। इक्विपमेंट असल में इससे ज़्यादा था, तो बाकी फिर हमारा वो पेएबल बन जाएगा। मैं आपको एंट्री करके दिखाता हूँ। इक्विपमेंट हमने जो ख़रीदा था उसके लिए जो कैश दिया था वो 66 है और बाकी पेएबल था, तो ये इसका 30% था, तो फिर 100 कितना था, इसको 30 से ग्रॉस कर लेंगे 220 और बाकी फिर पेएबल है 154। ये डेबिट और ये वाले क्रेडिटर्स हैं ये नहीं, तो करंट लायबिलिटीज में पेएबल फॉर इक्विपमेंट, फर्नीचर इक्विपमेंट डेबिट, और करंट लायबिलिटीज में पेएबल फॉर इक्विपमेंट करंट लायबिलिटी आ जाएगी 154। ये 154 ऐसे निकला कि जो 66 है वो इस टोटल का 30% था, तो फिर टोटल कितना था, तो 66 को 30% से डिवाइड करेंगे तो ये निकलेगा। पॉइंट नंबर 6 डन। पॉइंट 7 वो कह रहे हैं जी हर 5 तारीख को तनख्वाह दे देते हैं, तो फिर दे देते हैं तो दे देते हैं। फिर अब इसमें क्या ये मतलब है कि अगर दिसंबर की सैलरी है तो 5 दिसंबर को मिल जाएगी? नहीं, जनवरी की 5 को मिलेगी। तो क्या सिग्निफिकेंस है इस बात की कि अब 1 महीने का पेबल आ रहा होगा, कितना है वो, ये क्लोजिंग पेबल बता दिया ना फिर आपको, तो वो कितना है, वो तो पिछले साल की फिगर है, तो कोई महंगाई कुछ नहीं बताया, तो पिछले साल भी तो 1 ही महीने का पेंडिंग होगा,
तो वो जो 11 नज़र आ रहा है वही 1 महीने की वेजेस है, और इस साल में भी वही ही पेबल आ रहा होगा। किधर गया वेजेस? ये अच्छा, अगर इतना ही पेबल आ रहा होगा, क्या इख्तलाफ है क्या? कितना महंगा कर लें बताएं? नहीं बताएं, अब बताएं कितना महंगा कर लें? उसके अलावा क्या करें? नहीं ना, तो बस नहीं होगा। हाँ, तो ये वही वो वाला दिसंबर है जो अभी तक पेबल चला आ रहा है। फिर इस साल वाला दिसंबर है, तो इस साल में वो पिछला दिसंबर भी पे हुआ होगा और जनवरी से लेकर नवंबर तक भी पे हुए होंगे, तो टोटल पूरे 12 महीने बहरहाल पे हो गए होंगे। हाँ जी, ये नहीं देखें, 1 महीने की 11 है और पिछले साल पिछला वाला दिसंबर पेंडिंग था, दिसंबर ही है ना? हाँ जी, और इस साल इस वाला दिसंबर पेंडिंग है, तो बस 12 महीने की पेमेंट हो गई। इस साल में पिछला दिसंबर नहीं पे किया होगा क्या? वो तभी कर दिया था? नहीं, वो इस साल पे हुआ होगा और इस साल के नवंबर तक भी पे हो गए होंगे, तो पूरे 12 महीने की पेमेंट हो गई या नहीं? तो पूरे 12 महीने की पेमेंट हो गई, तो यहीं से पेमेंट का पॉइंट निकलेगा वेजेस डेबिट और बैंक क्रेडिट। कितना? क्योंकि दिसंबर बस पेंडिंग है, तो इस साल में पिछला दिसंबर भी पे हो गया और बाकी जनवरी से नवंबर तो हुआ ही है, तो इस साल पूरे 12 महीने हो गए पे। वो सीडी लिख लिया ना, सीडी लिख लिया ना, बस जब अकाउंट सारे समेटेंगे तो जो अकाउंट के सीडी लिखे हैं वो तो लिखे हुए अकाउंट में, जब अकाउंट समेटेंगे तो लिख लेंगे बैलेंस शीट में। पॉइंट नंबर 7 तक। अच्छा, अब ये पॉइंट नंबर 8 जो है ना, ये अब मज़ीद गहराई और 9 और 10 यहाँ से फिर कल शुरू करते हैं। है? नहीं, वो क्लास भी है शायद यहाँ पर। है जी? अच्छा, चले मैं इससे पूछ लो ना, ये ना अगली क्लास हो यहाँ पर। आपकी है कोई अगली क्लास? छः बजे है आपकी क्लास? तो बस फिर है ना उनकी क्लास। जी अस्सलाम वालेकुम। बस 6 बजे तक की लिमिट है ना, और गुंजाइश नहीं है? अच्छा सही है, चल ठीक है, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। नहीं जी, कल कंटिन्यू करते हैं। कल वाली क्लास में फिर इस सवाल को कंटिन्यू करके और एक सवाल फिर मैं कल और कराऊंगा। सवाल ही करना है ना, अब और क्या, प्रैक्टिस ही तो कर रहे हैं। नहीं करनी तो ख़त्म हो गया सिलेबस, जाएं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।